नमस्कार साथियों। देश के कुछ राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन होने के बाद पूरे देश में जनगणना यानी कि एनपीआर एक बार फिर से होने जा रहा है। जी हाँ साथियों, जनगणना सरकार एक बार फिर से कराने जा रही है और इस बार जो जनगणना होगी वो हर बार से अलग होगी। यानी टोटल 33 ऐसे सवाल हैं जो सरकारी अधिकारी आपके घर पर आके आपसे पूछेंगे। और स्पेशल जनगणना इसलिए बोला जा रहा है इसको क्योंकि ये जनगणना नॉर्मल जनगणना नहीं है, ये जातिगत जनगणना होने वाली है। क्योंकि सरकार को एक क्लियर डाटा इससे मिल जाएगा कि कितने परसेंट एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी हैं, कितने परसेंट मुस्लिम हैं। पूरा डाटा सरकार को मिल जाएगा, जिससे आगे चल के आपके लिए एक नई नई योजनाएं बनाने में सरकार को फायदा होगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और कौन से हैं वो 33 सवाल जो कि अधिकारी आपसे आके घर पर पूछेंगे, जिनकी जानकारी आपको पहले होना बेहद ज़रूरी है। सो मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सरकारी अधिकारी आपके घर पर आके टोटल 33 ऐसे सवाल हैं जो आपसे पूछेंगे। अब आप लोगों के मन में ये कहीं ना कहीं जरूर आया होगा कि यार 33 सवाल अगर आके मेरे घर पर पूछेंगे तो भारत देश में करोड़ों घर ऐसे बने हुए हैं, अगर हर परिवार से जाके 33 सवाल पूछे जाएंगे तो जनगणना क्या 10 साल में खत्म होगी? आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, लेकिन मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो 33 सवालों की लिस्ट है जो जारी हुई है, वो ये 33 सवाल सभी से नहीं पूछे जाएंगे। किन लोगों से पूछे जाएंगे वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और किन लोगों से नहीं पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। और कौन कौन से दस्तावेज हैं जो इसमें लगेंगे, आपको अभी से तैयार करवा लेने हैं, उन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि किन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होंगे ये अहम 33 सवाल। साथियों, मेरे पास पूरी लिस्ट आई हुई है इन सवालों की, सो मैंने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। तो अगर आप राशन कार्ड धारक हैं, ये किसी भी सरकारी स्कीम का लाभ आपको मिल रहा है, चाहे पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, किसी भी तरह की सरकारी स्कीम का फायदा अगर आप उठा रहे हो, तो जनगणना के दौरान आपसे ये अहम 33 सवाल पूछे जाएंगे। और आप इस जनगणना में भाग लेते हो या नहीं, ये आगे आपका फ्यूचर तय करेगा। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। अभी आप लोग क्या है कि आप लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने जाते होगे, तो वहाँ पर आपका नाम लिस्ट में ना होने की वजह से आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया। इवन आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कितना प्रयास उन लोगों ने करा कि मेरा किसी भी तरह से आयुष्मान कार्ड बन जाए, सरकारी अस्पताल भी गए, हर जगह गए, बट नहीं बन पाया। रीज़न, लिस्ट में नाम नहीं है। तो किस लिस्ट में नाम नहीं है? 2011 में जब ये जनगणना हुई थी तो उस टाइम आपने इसमें भाग नहीं लिया, जिस वजह से आपका नाम लिस्ट में नहीं आ पाया। आप भारत सरकार की नज़र में भारत में बिलोंग करते ही नहीं हो, आप नागरिक ही नहीं हो सरकार की लिस्ट के हिसाब से। तो 2026 में यानी जो जनगणना होने जा रही है, अगर आप इसमें भाग लेते हो, इन 33 सवालों का आप सही से जवाब देते हो, तो आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। और हो सकता है कि उसके बाद जो लिस्ट जारी हो उसके बेसिस पे अगर आयुष्मान कार्ड बनवाए जाए या भविष्य में कोई भी स्कीम सरकार लेके आए तो उस लिस्ट के हिसाब से आप उसका लाभ आपको मिल पाए, आप उससे वंचित ना रहो। इसलिए आपको इसमें भाग लेना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं, गलत जानकारी अगर आप देते हो तो आप योजना से बाहर हो सकते हो, पात्रता आपकी रद्द हो सकती है, बाद में रिकॉर्ड सुधारना आपके लिए मुश्किल होगा। क्योंकि अब आप चाह के भी 2011 की जनगणना में अपना नाम नहीं जुड़वा सकते। ठीक इसी तरह से एक बार अगर लिस्ट जारी हो गई तो आप उसमें कोई भी करेक्शन कर नहीं पाओगे। जनगणना क्यों है इतनी अहम? जनगणना से ये तय होगा कि देश की वास्तविक जनसंख्या कितनी है, किस धर्म के कितने लोग रहते हैं, कौन सी कैटेगरी के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं, गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं। एक वास्तविक आंकड़ा सरकार तक पहुंचेगा। योजनाओं का बजट और उनको वितरण करने में सरकार को इससे मदद मिलेगी। साथियों, पिछली जनगणना और जो नई जनगणना होने जा रही है उसमें छोटा सा अंतर है। आखिरी जो जनगणना हुई है वो 2011 में हुई थी, लेकिन हर 10 साल पे ये एनपीआर होता है, यानी जनगणना होती है, नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर। बट 2021 में कोविड-19 आने की वजह से इसको आगे पोस्टपोन किया गया। फिर विधानसभा चुनाव यूपी में, फिर लोकसभा चुनाव, इसी तरह करते करते फाइनली 2026 में सरकार ने कमर कस ली है कि अब एनपीआर होगा। इसमें परिवार अलग अलग दर्ज करने का बड़ा फायदा है साथियों। जैसे एक परिवार में 3 भाई रहते हैं, तो मेरे आप लोगों को सजेशन ये रहेगा कि आप तीनों का नाम एक ही रजिस्टर में मत लिखवाइएगा, आप तीनों अलग अलग लिखवाना। भले चाहे आप एक ही मकान में रहते हो, बट मे भी चांसेस हैं आगे चल के फ्यूचर में हो सकता है कि अगर आप अलग अलग हुए तो आपको राशन कार्ड बनवाने में, गैस कनेक्शन लेने में, मतलब सरकारी योजना का लाभ लेने में आपको फ़ायदा होगा। ऐसे अगर आप लिखवा दोगे तीनों भाई एक ही मकान में रह रहे हैं तो फिर ये होगा कि हाँ आप एक ही फैमिली में हो,
आप एक ही घर में रहते हो, एक ही छत के नीचे रहते हो। आपको ये दिखाना है कि हम 3 भाई हैं और रहते एक ही घर में हैं, लेकिन आपको फैमिली अपनी अलग-अलग लिखानी है अगर आपकी शादी हुई है तो। अगर आप एक ही घर में रहते हो, अभी आप मैरिड नहीं हो, आप अनमैरिड हो तो फिर आपके माता-पिता के आधार पे आपको लिखा जाएगा। बट अगर आप मैरिड हो और एक ही घर में रहते हो कंबाइंड, तो आप अपनी फैमिली को अलग दिखाइएगा। इससे आपको बेनिफिट होगा। इसके अलावा अब मान लेते हैं कि इस बार आप अलग-अलग परिवार अगर दर्ज करा देते हो, तो आप अलग राशन कार्ड बनवा सकते हो। फ्यूचर में आप आयुष्मान कार्ड अलग बनवा सकते हो। कई सारी सुविधा आपको मिल सकती हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से ऐसे 33 सवाल हैं जो सरकारी अधिकारी आके आपके घर पर आपसे पूछेंगे और उन्हें उनका जवाब आपको कैसे देना है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चंस होंगे, यानी पहले 7 सवाल होंगे, वो आपके मकान से जुड़े हुए होंगे। जिस मकान में आप रह रहे हो उस मकान से संबंधित टोटल 7 ऐसे सवाल हैं जो स्टार्टिंग में आपसे पूछे जाएंगे। नंबर 1 पर मकान नंबर आपका क्या है, ये तो बाहर ही दिख रहा होगा, नहीं लिखा होगा तो वो आपसे पूछेंगे मकान नंबर, भवन नंबर क्या है अगर अलॉट हुआ है तो। जनगणना मकान नंबर फिर वो आपको देंगे। फर्श कच्ची है या पक्की है, दीवारें प्लास्टर हुआ है या नहीं हुआ है, ईंट की दीवार है या कच्ची दीवार है, छत अल्वेस्टर की है या आरसीसी की ढली हुई है, पक्की छत है या फिर छप्पर पड़ा है, ये सब चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा मकान का उपयोग क्या कर रहे हैं आप खुद उसमें रह रहे हो, आपने उसको किराए पर उठाया हुआ है या फिर आप उसे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। इसके ये होगा उसके बाद मकान की स्थिति क्या है, कितने साल पुराना मकान है और आगे आप इसमें रहना चाहते हो क्या इसे तोड़ के फिर से आप बनवाने जा रहे हो। तो ये 7 सवाल ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में आपसे पूछे जाएंगे और इसका आपको सही सही जवाब देना है। इसके अलावा ये 7 सवाल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जो 7 सवाल होंगे वो आपके परिवार से जुड़े हुए होंगे। जैसे परिवार क्रमांक क्या है, अगर परिवार रजिस्टर आपका बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग फैमिली आईडी भी दे सकते हो, नहीं है तो राशन कार्ड भी चलेगा। कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, घर में कितने लोग पर्टिकुलर, परिवार के मुखिया का क्या नाम है, मुखिया फीमेल है या मेल है, जाति श्रेणी क्या है, एससी एसटी ओबीसी जनरल, कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, मकान का स्वामित्व क्या है, पैतृक है, खानदानी चला आ रहा है या फिर अभी आपने जल्दी में खरीद के बनवाया है। इसके अलावा कमरे बनाम सदस्यों का अनुपात, मतलब एक कमरे में कितने सदस्य आपके रहते हैं। जैसे आपके घर में 12 लोग हैं और आप 3 कमरे उसमें दिखा रहे हो तो फिर वो औसत अपना खुद लगाएंगे। इसके अलावा शादीशुदा सदस्यों की संख्या कितनी है घर में। ये हो गए 7 सवाल, तो टोटल हो गए 14 क्वेश्चन, यानी 14 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा नेक्स्ट 8 क्वेश्चन जो होंगे वो बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए होंगे। जैसे पानी का स्रोत क्या है, कुएं का पानी पीते हो आप, सप्लाई का आता है या समरसेबुल लगा हुआ है, बोरिंग करी हुई है, या फिर कितनी दूर से आप पानी लाते हो पीने का, पानी आता है कैसा आता है, पीने का पानी की उपलब्धता कैसी है, गांव में आता भी है पानी या नहीं आता है, रोशनी का स्रोत क्या है, घर में बिजली है, सोलर पैनल आपने लगाए हुए हैं या फिर कैसे क्या, मतलब पूरा एक एक चीज़ आपसे पूछेंगे। घर में शौचालय है या नहीं, घर कितने मंजिल का है, घर में कोई कितना जितने भी मेंबर हैं क्या क्या काम करते हैं, उनका रोजगार क्या है, आय का स्रोत क्या है। इसके अलावा शिक्षा, घर में कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं, मतलब जड़ से मतलब बेसिक से सवाल आपसे पूछे जाएंगे और इन सभी सवालों का जवाब आपको बिल्कुल सही सही उनको देना है। तो टोटल ये हुए 33 क्वेश्चन, बल्कि 1-2 ज़्यादा ही होंगे, है ना। तो ये 33 सवाल आपसे अधिकारी आके आपके घर पर पूछेंगे। और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे चलिए उसको भी आप नोट कर लीजिए। ध्यान रखें दस्तावेज जमा नहीं होंगे, सिर्फ मिलान होना है। दस्तावेज भूल के भी दे मत देना किसी अधिकारी को, फोटो कॉपी तक नहीं देनी है। केवल वो आपको आपका उनके पास टैबलेट वगैरह होगा, लैपटॉप वगैरह, वो उससे मैच कर लेंगे बस, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंट देना नहीं है आपको। आधार कार्ड आप दिखा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड आप दिखा सकते हो, राशन कार्ड दिखा सकते हो। चाहे तो सभी सदस्यों का हो तो बढ़िया है, नहीं तो घर के मुखिया का भी चलेगा। मकान जमीन के दस्तावेज दिखा सकते हो, रजिस्ट्री, खतौनी, जमीन रसीद, पंजीकृत रिकॉर्ड जो भी आपके पास हो आप दिखा देना। सुविधा दस्तावेज, बिजली का बिल, गैस का बिल या फिर पानी का बिल अगर है तो आप उसको भी दिखा सकते हो पहचान के तौर पर। कौन कौन से दस्तावेज अनिवार्य नहीं है। जनगणना के समय सामान्यतः आपसे नहीं मांगे जाएंगे, ना तो आपसे नागरिकता प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, ना ही आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, ना ही आपसे पासपोर्ट मांगा जाएगा। तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, अब बस आप वेट करो कि कब आपके घर में अधिकारी आए और आप इन सवालों का जवाब दो। नॉर्मल आधार कार्ड भी आप दिखा सकते हो, तो इसलिए परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। उसके अलावा बीपीएल और एपीएल कैसे तय होगा। आपको पता होगा कि अब इस समय लाल कार्ड, आयुष्मान कार्ड जो होते हैं, मतलब आपके राशन कार्ड में भी उसी तरह का होता है। लाल वाला कार्ड आप लोगों ने सुना होगा, अंत्योदय कार्ड, जिस पर 35 किलो राशन मिलता है, वो फिलहाल बनना बंद है। लेकिन इससे बीपीएल और एपीएल कैटेगरी डिसाइड होगी जनगणना से ही कि किनको सफ़ेद वाला कार्ड मिलेगा, किसको लाल वाला कार्ड मिलेगा। अगर आप बीपीएल श्रेणी में आ जाते हो
तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आपको जल्दी मिलेगा। आयुष्मान भारत का कार्ड आपको बना के दिया जाएगा। शौचालय अगर आपके घर में नहीं तो उसके पैसे आपको मिलेंगे और 35 किलो राशन आपको मिलेगा। अगर आप APL कैटेगरी में आते हो तो अन्य सुविधाएं आपको मिलेंगी, लेकिन इससे थोड़ा कम ही रहते हैं वो लोग। सबसे ज़्यादा फायदा BPL वालों को मिलता है। अगर आपके पास पक्का घर नहीं है, आपके पास कोई वाहन नहीं है, घर में शौचालय नहीं है, स्थायी आय का स्रोत नहीं है, तो आप BPL की कैटेगरी में आओगे, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन। ये हो गया। इसके अलावा APL में कौन कौन आएगा? अगर आपके पास पक्का मकान है, गाड़ी है, खेती आप कर रहे हो, नौकरी है, ITR फाइल करते हो, तो आप APL श्रेणी में आओगे। जरूरी सावधानियां: सही जानकारी दें, दस्तावेज तैयार रखें, परिवार की स्थिति सही दर्ज कराएं और किसी भी क्वेश्चन का जवाब दो मुंहा ना दें। मतलब खुद डाउट कन्फ्यूजन ना रहे, आपको बिल्कुल क्लियर आपको जवाब देना है। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगा आपको पहले बताना जरूरी है। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, उसमें पूछा भी था कि अगर आप चाहो तो मैं उन 33 सवालों की वीडियो बना दूं, सो मैंने बना दिया। कई सारे मेरे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कमेंट करा कि बताइए कौन से 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मेरे पास लिस्ट भी आई हुई थी, तो मैंने आपको बता दिया। अब आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों तक जल्दी से जल्दी पहुँचाइए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।